हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। तो आपको पता है कि यह बुक जो है फ्रेंड्स, यह हिंदी मीडियम में है और यह बीटीएससी ड्रेसर के लिए है। और इस बुक में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी है और क्वेश्चन बैंक भी है। यह बुक देखिए, बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग परिधापक ड्रेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए है। तो इसलिए जो भी छात्र छात्राएँ आप लोग ड्रेसर की परीक्षा में लगे हुए हैं और ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं और ड्रेसर का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। इसलिए इस बुक से जो भी वीडियो हम बनाते हैं या फिर सेट करवाते हैं प्रैक्टिस, तो उसे आप लोग देखना बहुत ही ज़रूरी समझिए। बीच में आप लोग देखकर, आधा देखकर छोड़कर ना जाए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 4 करवाएंगे। और इससे पहले मैं जो भी ड्रेसर के सिलेबस पे 3 सेक्शन में बटा हुआ चैप्टर्स थे वो भी लगभग कंप्लीट कर चुकी हूँ। कुछ चैप्टर्स है जो कि बचे हुए हैं, बाकी यानी सारा कंप्लीट है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो हम तीनों सेक्शन को, एक सेक्शन को मैराथन क्लास में लेकर कवर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि मैम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैराथन क्लास लीजिए, तो चारों चैप्टर को एक दिन हम कवर कर लेंगे। या फिर और भी सेक्शन बी में ड्रेसिंग है, सेक्शन सी में फार्माकोलॉजी है। या तीनों से अगर आप लोग को मैराथन क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो फिर हम आप लोग के लिए मैराथन क्लास लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, इस बुक का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा संपर्क नंबर 9471823534 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके या मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है। तो नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 9471823534। इस नंबर पर आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ 100 रुपया जमा करने के बाद। और फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम भी 5 मई को ही होगा, क्योंकि और भी जो भी एग्ज़ाम है, एक्सरे का, ईसीजी का, ये सब का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। तो सबका समय से एग्ज़ाम हो रहा है, तो ड्रेसर का भी एग्ज़ाम 5 मई को ही होगा। तो इसलिए आप लोग, समय बहुत कम है, तो तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह किस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है। तो देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन किस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। अस्थमा है, एंजीना पेक्टोरिस है, डायरिया है और मलेरिया है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका किस रोग में उपचार होगा, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। आप लोग कमेंट्स में, आप लोग भी साथ साथ ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है, और साथ साथ बताते जाइए। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कि आप लोग का क्या स्कोर आया है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसलिए साथ साथ कमेंट्स में आपको भी आंसर बताते जाना है। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजीना पेक्टोरिस जो है इसके उपचार में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। एंजीना पेक्टोरिस जो है फ्रेंड्स, यह हार्ट के रोग की समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि नाइट्रोग्लिसरीन गोली जो है यह किस मार्ग द्वारा दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन गोली जो है यह किस मार्ग द्वारा दी जाएगी। तो ऑप्शन है जीभ के नीचे रखकर, आईवी मार्ग द्वारा, आईएम मार्ग द्वारा या फिर एससी इंजेक्शन द्वारा। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन गोली जो है इसे जीभ के नीचे रखकर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का आवरण बनाने वाली भित्ति कहलाती है। मस्तिष्क का आवरण बनाने वाली भित्ति जो है क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन है एंडोकार्डियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम या फिर पायामीटर। तो मस्तिष्क का आवरण बनाने वाली भित्ति कहलाती है पायामीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे छोटी क्रेनियल नर्व होती है। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सा होगा।
ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ट्रोक्लियर या फिर ऑकुलोमोटर। तब सबसे छोटी क्रेनियल नर्व जो है यह क्या होगा? ट्रोक्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कब्जा जोड़ हिंज जॉइंट का एक उदाहरण है। हिंज जॉइंट का एक उदाहरण कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कलाई की जोड़, कोहनी का जोड़, कुल्हे का जोड़ या फिर कंधे का जोड़। तो हिंज जॉइंट का उदाहरण है कोहनी का जोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि नौ का नियम सामान्यतः परीक्षण में उपयोग किया जाता है। 9 का जो नियम है 9 रूल, यह सामान्यतः किसके परीक्षण में उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है डूबना, जलना, स्पंदन या फिर अतिसार। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जलना। बर्न के केस में हम लोग रूल ऑफ 9 का परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि श्वास का पूर्णतः बंद हो जाना जिसे कहा जाता है। श्वास का पूर्णतः बंद हो जाना उसे क्या कहेंगे? यूपनिया, हाइपर एपनिया, ब्रैडीपनिया या फिर एपनिया। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एपनिया। सांस का पूर्णतः बंद हो जाना एपनिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ऑप्शन आपको छोटा छोटा दिख रहा है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करेंगे तो देखिए कि पहले सूची में क्या क्या है? MMR है। तो MMR का क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि MMR का क्या होगा। MMR जो है यह अर्धस्वचीय दाहिनी ऊपरी भुजा पर यह इंजेक्शन पड़ता है। MMR का यह टीका है। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे करके मिलान करेंगे। फिर BCG का टीका जो है यह कहाँ पड़ेगा? BCG का फ्रेंड्स कहाँ पड़ेगा? तो यह अंतःत्वचीय बाई ऊपरी भुजा में, अंतर्त्वचीय बाई ऊपरी भुजा में BCG का पड़ेगा। तो बी का 4 हो जाएगा। और पेंटावेलेंट कहाँ पड़ेगा? पेंटावेलेंट का देखिए तो पेंटावेलेंट का फ्रेंड्स अंतःप्रेशीय अग्रपार्श्विक जांघ में पड़ेगा। और रोटा विषाणु जो है रोटा वायरस यह कहाँ पड़ता है? यह मुंह से पड़ता है। तो रोटा वायरस का 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सूची 1 को सूची 1 के साथ मिलान करने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। यह हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? 1%, 9%, 18% और 36%। तो प्राइवेट पार्ट को फ्रेंड्स 1% आवंटित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध का सुरक्षित प्रतिदान करने का सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन क्या क्या है? अंकुरन, पाश्चुरीकरण, परवलीकरण या फिर बंधईकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूध का सबसे सुरक्षित प्रतिदान करने का सबसे सरल, सुरक्षित, सस्ता तरीका कौन सा है? पाश्चुरीकरण है। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें और साथ साथ कमेंट्स में बताते जाइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और कमेंट करते जाइए, साथ साथ आंसर आप लोग को भी कमेंट्स में करना है, ताकि आप लोग यह बता सके कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। और वीडियो को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं के पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है उनके पास आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि एक ऑटोक्लेव में विसंक्रमण के लिए तापमान सेट होना चाहिए। एक ऑटोक्लेव में विसंक्रमण के लिए तापमान सेट होना चाहिए तो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स?
तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस और 115 डिग्री सेल्सियस। तो एक ऑटोक्लेव में विसंक्रमण के लिए तापमान सेट 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोग संचारित करने वाले कीट कहलाते हैं। रोग संचारित करने वाले कीट क्या कहलाते हैं? वाहक कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं या फिर संवाहक कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स रोग वाहक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत टीका है? किल्ड वैक्सीन कौन सा होगा? तो ऑप्शन है ओपीवी, बीसीजी, एमआर, एमएमआर या फिर रेबीज। तो कौन सा किल्ड वैक्सीन होगा फ्रेंड्स? तो किल्ड वैक्सीन जो है यह रेबीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि उन स्थितियों में उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीकी का प्रकार जब रोगजनक मल पदार्थ के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन है श्वसन पृथक्करण, आँख पृथक्करण, त्वचा पृथक्करण और रक्त पृथक्करण। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? आँख पृथक्करण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आँख पृथक्करण जो है इस तकनीक का यह प्रकार है कि जब रोगजनक मल पदार्थ के माध्यम से फैलेगा तो आँख पृथक्करण करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग हम लोग कब करते हैं? हेपेटाइटिस में, डिप्थीरिया में, ट्यूबरकुलोसिस में या फिर पोलियो में। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग में के लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि ओपीवी किस प्रकार दिया जाता है? ओपीवी जो है किस प्रकार दिया जाता है? तो ऑप्शन है मौखिक, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर अंतःशिरा। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मौखिक। ऑरल पोलियो वैक्सीन इसका नाम ही है। तो मौखिक रूप से हम लोग ओपीवी देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में शामिल है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में शामिल है, क्या क्या शामिल होगा? ऑप्शन देखिए पीसीवी, एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, एचआईवी प्लस पीसीवी या फिर डीपीटी, हेपेटाइटिस बी या फिर एचआईवी। फिर चौथा है डीटीपी, हेपेटाइटिस बी या फिर पीसीवी। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या शामिल होगा? तो डीपीटी होगा, हेपेटाइटिस बी होगा और एचआईवी होगा, हिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि सूखे अपशिष्ट का निस्तारण करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? सूखे अपशिष्ट का निस्तारण करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? तो ऑप्शन है नियंत्रित टिपिंग, भस्मीकरण, खाद बनाना या फिर डंपिंग करना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डंपिंग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सूखे अपशिष्ट का निस्तारण करने का सबसे आसान तरीका डंपिंग करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉक्साइड वैक्सीन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉक्साइड वैक्सीन है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, टेटनस, ओपीवी, एचबीवी या फिर बीसीजी। तो टॉक्साइड वैक्सीन कौन सा होगा? तो टेटनस जो है फ्रेंड्स यह टॉक्साइड वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाव नहीं करती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है यह कौन सी बीमारी से बचाव नहीं करती है? तो ऑप्शन है पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कुकर खांसी या फिर टिटनेस। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है यह पोलियो बीमारी से बचाव नहीं करती है। अगला देखिए कि पेंटाफाइड की दो खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? पेंटाफाइड की दो खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? तो ऑप्शन है 7 दिन, 7 सप्ताह, 4 माह या फिर 4 सप्ताह। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 सप्ताह। पेंटाफाइड की दो खुराकों के बीच कम से कम
4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि रीढ़ की नाल में दवाओं का प्रवेश है। रीढ़ की नाल में दवाओं का प्रवेश क्या कहलाएगा? इंट्राओसियस, इंट्रापेरिटोनियल, हाइपोडर्मिक या फिर इंट्राथिकल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंट्राथिकल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीढ़ की नाल में दवाओं का प्रवेश इंट्राथिकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतःत्वचीय इंजेक्शन के प्रवेश का कोण क्या होगा? 25 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 डिग्री। अंतःत्वचीय इंजेक्शन में के प्रवेश कोण 15 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है? मधुमेह लंबे समय तक शरीर के किन अंगों को प्रभावित कर सकता है? मधुमेह जो है लंबे समय तक किन अंगों को प्रभावित कर सकता है? तो ऑप्शन है प्लीहा, हृदय, किडनी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स किडनी। मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, ये लंबे समय तक शरीर के किडनी को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार के मच्छर से डेंगू बुखार हो सकता है? किस प्रकार के मच्छर से डेंगू बुखार हो सकता है? तो ऑप्शन है एनोफिलीज, एडिस एजिप्टी, क्यूलेक्स या फिर प्लाज्मोडियम। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एडिस एजिप्टी जो है, इसके कारण डेंगू बुखार हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पिंट जो है कितना औंस होगा? एक पिंट कितना औंस होगा? तो ऑप्शन है 20, 25, 15 या फिर 30। तो उत्तर हो जाएगा एक पिंट में 20 औंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भोजन से पहले के लिए कौन सा मेडिकल संक्षिप्ताक्षर सही है? भोजन से पहले जो है कौन सा मेडिकल टर्म जो है इसका संक्षिप्त शॉर्ट टर्म जो है यह सही होगा? पीसी, बीआईडी, एसी या फिर टीडीएस। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? एसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि आंत्रेतर मार्ग में औषधि जो है यह किसकी मदद से दी जाती है? तो ऑप्शन है मरहम, टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरिंज। तो उत्तर हो जाएगा सिरिंज के माध्यम से आंत्रेतर मार्ग में औषधि दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशासित ORS घोल में ग्लूकोज की मात्रा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशासित ORS घोल की ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम और 25 ग्राम। तो उत्तर हो जाएगा 15 ग्राम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जिन भी छात्र छात्राओं को आप लोग को इस बुक का PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारे संपर्क नंबर 9471823534 पर संपर्क करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में आप लोग इस बुक का पूरा PDF मिल जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए 9471823534। अगला प्रश्न है कि कीटाणु शोधन जो है इसकी सबसे प्रभावी विधि कौन सा होगा? कीटाणु शोधन का सबसे प्रभावी विधि कौन सा होगा? तो ऑप्शन देखिए उबालना, जलाना, ऑटोक्लेविंग या फिर गर्म हवा का उपयोग। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीटाणु शोधन का सबसे प्रभावी तरीका है ऑटोक्लेविंग करना। अगला प्रश्न देखेंगे कि अस्पताल के कचरे का निपटारा जो है यह किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? इंसिपेशन, भस्मीकरण, ऑटोक्लेविंग या फिर सरल जलने से। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्पताल का कचरा का
निपटारा जो है यह भस्मीकरण विधि द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांतों के कोटर में मवाद बनना होता है। दांतों के कोटर में मवाद बनना होता है। दंतमल, क्रैंक्रम ऑरिस, पेरियोडोंटल रोग या फिर दंतमैल। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरियोडोंटल रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान किसे कहा जाता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है सूक्ष्मजीव, स्वच्छता, परिवर्तन या फिर संक्रमण। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वच्छता। स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान स्वच्छता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि त्वचा में पिगमेंटेशन का कारण है। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर मेलेनोसाइट्स। तो पिगमेंटेशन का कारण मेलेनोसाइट्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी कमेंट्स में साथ साथ उत्तर ज़रूर लिख रहे होंगे, ताकि लास्ट में आपको आपका स्कोर पता चल सके कि कितना आप सही किए हैं और कितना गलत, जिससे कि आपकी तैयारी आसानी से पता चल जाएगा कि कैसा चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा होगा फ्रेंड्स। कैल्सिटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रेलिन या फिर मेलाटोनिन। तो उत्तर हो जाएगा मेलाटोनिन। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है यह मेलाटोनिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क लाखों कार्यात्मक इकाई से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं। वृक्क जो है लाखों कार्यात्मक इकाई से बनी होती है, उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है न्यूरॉन, दंड कोशिकाएं, नेफ्रॉन या फिर फॉलिकल्स। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई से बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव मुख गुहा से श्वान दांतों की कुल संख्या कितना है। मानव मुख गुहा में श्वान दांतों की कुल संख्या कितना होगा। श्वान दांत यानी कि कैनाइन्स, इसका संख्या कितना होता है मानव मुख में। तो ऑप्शन है 8, 10, 6 या फिर 4। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हृदय की बाहरी परत है। हृदय की बाहरी परत को क्या कहेंगे। मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर पेरिओस्टियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिकार्डियम। हृदय की बाहरी परत को हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है। एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है एमनियोटिक द्रव, पेरिटोनियल द्रव, साइनोवियल द्रव या फिर सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। तो एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स। उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल द्रव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटल का संकेत जो है यह किसका सूचक है। ऑप्शन है खोपड़ी में फ्रैक्चर, आघात, ब्रेन ट्यूमर या फिर वायरल मेनिंजाइटिस। तो उत्तर हो जाएगा खोपड़ी में फ्रैक्चर। खोपड़ी में अगर फ्रैक्चर है तो बैटल का संकेत का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का सही अर्थ क्या है। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है एक प्रारंभिक निदान, दुर्घटना वाले व्यक्ति को सबसे पहले दी गई मदद, दुर्घटना वाले व्यक्ति के रक्तचाप का आकलन या फिर दुर्घटना वाले व्यक्ति के सदमे का इलाज। तो निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का सही अर्थ क्या है कि दुर्घटना वाले व्यक्ति को सबसे पहले दी गई मदद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अंतरास्थि इंजेक्शन जो है दिया जाता है। अंतरास्थि इंजेक्शन किस में देते हैं। नसों में, अस्थि मज्जा में, मेरुदंड में या फिर पेशियों में। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में अंतरास्थि इंजेक्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की उपयुक्त जगह
कौन सी होती है? तो ऑप्शन है वास्टस लेटरलिस, त्रिभुजिका, वेंट्रोग्लूटियल या फिर डोर्सोग्लूटियल। तो बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो वास्टस लेटरलिस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है कितने कोण पर दिया जाता है? तो ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर देते हैं? तो 15 डिग्री कोण पर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? तो ऑप्शन है रोगी को कंबल में लपेट दें, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए, या फिर यदि रसायन अम्ल है तो उसे क्षारीय पदार्थ से प्रभावहीन करें, या फिर रोगी को रसायन से दूर ले जाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना कौन सी है? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना जो है इसमें कौन सा होगा? टीआरएनए, आरएनए, डीएनए या फिर एमआरएनए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना डीएनए होती है। अगला प्रश्न है कि मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 22, 23, 46 या फिर 44। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 23। मानव कोशिका में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्वर यंत्र का दूसरा नाम है। स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या होगा? ग्रास नली, ग्रसनी, पेट या फिर कंठ नली। तो उत्तर हो जाएगा कंठ नली। स्वर यंत्र का दूसरा नाम कंठ नली होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉट या थक्का बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन है विटामिन के, कैल्शियम, प्लाज्मिन या फिर फाइब्रिनोजन। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लाज्मिन। प्लाज्मिन जो है यह थक्का बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी खून चढ़ाने की जटिलता है? खून चढ़ाने में कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन होगा? तो ऑप्शन है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर सीरम एल्ब्यूमिन का बढ़ना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जो है यह खून चढ़ाने की जटिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में चिकित्सीय रक्त लिथियम स्तर क्या होता है? शरीर में चिकित्सीय रक्त लिथियम स्तर क्या होगा? तो क्या है ऑप्शन? 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 से 4, 0.8 से 1.2 या फिर 0.1 से 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 0.8 से 0.12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि जो भी छात्र छात्राओं के पास अभी तक वीडियो नहीं पहुंचे हैं उनके पास आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि समय बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है 5 मई को ही होगा। क्योंकि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एक्सरे का, ECG का, ये सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो इसका भी एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड होगा। तो आप लोग 5 तारीख को ही लेकर चलिए कि एग्ज़ाम 5 मई को ही है, तो समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अगला प्रश्न है कि औषधि का अवशोषण, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय या फिर छोटी आंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औषधि का अवशोषण जो है छोटी आंत में सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
कि जठर रस गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण किसमें होगा? यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में या फिर आंत में। तो उत्तर हो जाएगा आमाशय में। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण स्टोमक में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दवा देने के बाद रोगी में किसकी प्रतिक्रिया का अवलोकन करना चाहिए? भोजन, दवा, प्रकाश या फिर शोर। तो उत्तर हो जाएगा दवा। दवा देने के बाद रोगी में दवा की प्रतिक्रिया का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि रोगी के किसमें बदलाव के संकेत का अवलोकन करना चाहिए। तो ऑप्शन है कमरे, लक्षणों, कपड़ों और आगंतुकों। तो ऑप्शन हो जाएगा लक्षणों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि रोगी के लक्षणों के बदलाव का संकेत का अवलोकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या अवलोकन करना चाहिए कि दवा सही समय पर दी गई है? रंग, गंध, खुराक या फिर तापमान। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स खुराक। खुराक का अवलोकन करेंगे कि दवा सही समय पर दी गई है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दवा की क्या पहचान करना चाहिए? दवा का क्या पहचान करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? गुणवत्ता, मात्रा, गति या फिर तापमान। तो उत्तर हो जाएगा गुणवत्ता। दवा की गुणवत्ता की पहचान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका प्रभाव का अवलोकन करना चाहिए? प्रकाश का, शोर का, दवाइयों का या फिर भोजन का। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दवाइयों का। दवाइयों के प्रभाव का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुई को त्वचा में कितनी डिग्री के कोण पर प्रविष्टि करना चाहिए? सुई को त्वचा में कितने डिग्री के कोण पर प्रविष्ट करना चाहिए? ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लंजर वापस खींचकर क्यों देखना चाहिए? सुई जब देते हैं तो प्लंजर को वापस खींचकर क्यों देखना चाहिए? तो ऑप्शन है केवल दवा देखने के लिए, सिरिंज में रक्त तो नहीं आ रहा है, केवल हवा देखने के लिए या फिर केवल दवा की मात्रा देखने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरिंज में रक्त तो नहीं आ रहा है, इसे देखने के लिए हम लोग प्लंजर को वापस खींचकर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ साथ आज हम एक वीडियो और अपलोड किए हैं जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट से है। तो आप लोग वह वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न 4 से 5 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है, दवा इंजेक्ट करने के बाद क्या उपयोग करना चाहिए? दवा इंजेक्ट करने के बाद क्या उपयोग करना चाहिए? केवल पानी, केवल कपड़ा, एंटीसेप्टिक स्वैब या फिर केवल साबुन। तो उत्तर हो जाएगा एंटीसेप्टिक स्वैब। दवा इंजेक्ट करने के बाद एंटीसेप्टिक स्वैब का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औषधियों के देने के मार्ग कौन कौन से हैं? औषधियों के देने के कौन कौन से मार्ग हैं? तो ऑप्शन होगा केवल मुख मार्ग और इंजेक्शन, केवल मल द्वार और नाक, मुख मार्ग, इंजेक्शन, मल द्वार, नाक, त्वचा आदि या फिर केवल त्वचा और कान। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स औषधियाँ देने के मार्ग हैं मुख मार्ग, इंजेक्शन, मल द्वार, नाक, त्वचा आदि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेरेंटल थेरेपी का क्या अर्थ है? पेरेंटल थेरेपी जो है इसका क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? मुंह द्वारा दवा देना, त्वचा पर मलहम लगाना, इंजेक्शन द्वारा दवा देना या फिर सांस द्वारा दवा देना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इंजेक्शन द्वारा दवा देना। पेरेंटल थेरेपी का कार्य है सांस इंजेक्शन द्वारा दवा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही समय सिद्धांत का क्या अर्थ है? सही समय सिद्धांत जो है इसका अर्थ क्या होगा? सही दवा का चयन, सही खुराक का निर्धारण, सही समय पर दवा देना या फिर सही रोगी का चयन।
तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सही समय पर दवा देना। सही समय का सिद्धांत का अर्थ है कि सही समय पर दवा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही विधि सिद्धांत का क्या अर्थ है। सही विधि जो है इस सिद्धांत का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है दवा देने का सही तरीका, सही रोगी का चयन, सही दवा का चयन, सही खुराक का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही विधि सिद्धांत का अर्थ है दवा देने का सही तरीका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगों के निदान के लिए औषधि का उपयोग क्या कहलाता है। रोगों के निदान के लिए औषधि का उपयोग क्या कहलाएगा। सिम्प्टोमेटिक, प्रोफाइलेक्टिक, डायग्नोस्टिक या फिर क्यूरेटिव। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डायग्नोस्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रोगों के निदान के लिए औषधि का उपयोग डायग्नोस्टिक कहलाता है, नैदानिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोग से मुक्त होने के लिए औषधि का उपयोग क्या कहलाता है। रोग से मुक्त होने के लिए औषधि का उपयोग क्या कहलाएगा। सिम्प्टोमेटिक, प्रोफाइलेक्टिक, डायग्नोस्टिक या फिर क्यूरेटिव। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्यूरेटिव, उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोग से मुक्त होने के लिए औषधि का उपयोग क्यूरेटिव कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सही मरीज, राइट पेशेंट का क्या अर्थ है। राइट पेशेंट का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है दवा की सही मात्रा देना, सही रोगी की पहचान करना, सही समय पर दवा देना या फिर दवा की सही विधि का उपयोग करना। तो उत्तर हो जाएगा राइट पेशेंट का अर्थ है सही रोगी की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही मरीज का अर्थ है सही रोगी की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि रोगी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। रोगी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है केवल रोगी से पूछना, केवल डॉक्टर का पर्चा देखना, रोगी का नाम पुकार कर या आवाज़ देकर जवाब से पहचान लेना और पुनः पुष्टि करना या फिर केवल नर्स से पूछना। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कि रोगी का नाम पुकार कर या आवाज़ देकर जवाब से पहचान लेना और पुनः पुष्टि करना, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि सही औषधि, राइट मेडिसिन का क्या अर्थ है। राइट मेडिसिन का क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है। दवा का सही ब्रांड चुनना, सही खुराक का निर्धारण करना, और भी दो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, रोगी के लिए सही दवा का चयन करना या फिर दवा को सही समय पर देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रोगी के लिए सही दवा का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दवा देते समय यदि संदेह हो तो किससे परामर्श करना चाहिए। दवा देते समय यदि संदेह हो तो किससे परामर्श करना चाहिए। केवल नर्स से, केवल रोगी से, वरिष्ठ चिकित्सक या अपने वरिष्ठों से या फिर केवल फार्मासिस्ट से। तो उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ चिकित्सक या अपने वरिष्ठों से हमें परामर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सही मात्रा, राइट डोज का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। दवा का सही ब्रांड चुनना, दवा का सही खुराक का निर्धारण करना, दवा को सही समय पर देना या फिर दवा देने का सही विधि का उपयोग करना। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स दवा की सही खुराक का निर्धारण करना, राइट डोज का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ढेर सारा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बुक का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप लोग 9471823534 पर संपर्क करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और PDF का प्राइस है मात्र 100 रुपीज़। तो प्राइस बहुत कम है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9471823534। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि दवा की खुराक मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
दवा की खुराक मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है औंस, गिलास, चम्मच या फिर अनुमान। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुमान का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डेप्सोन क्या है? डेप्सोन क्या है? एंटीबायोटिक, कुष्ठरोधी दवा, एंटीवायरल या फिर एंटी फंगल दवा। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कुष्ठरोधी दवा डेप्सोन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रिफेम्पसिन क्या है? रिफेम्पसिन जो है यह क्या होगा? यह एक एंटीबायोटिक है, कुष्ठरोधी दवा है, एंटी ट्यूबरकुलर दवा है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यह उपरोक्त सभी है। यह रिफेम्पसिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक भी है और एंटी ट्यूबरकुलर दवा भी है और कुष्ठरोधी दवा भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड में प्रयुक्त दवाएं कौन सी है? ऑप्शन है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टाइफाइड में यह तीनों दवाएं का उपयोग करते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन की भी, ऑफ्लोक्सासिन का भी और एजिथ्रोमाइसिन का भी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है कैसे दिया जाता है? सिप्रोफ्लोक्सासिन कैसे दिया जाता है? मुख से, अंतःशिरा में या फिर दोनों ए और बी या फिर त्वचा पर लगाकर। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है फ्रेंड्स यह मुख से और अंतःशिरा दोनों से देंगे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है कि गंभीर टाइफाइड में कौन सी दवाएं दी जाती है? गंभीर टाइफाइड में कौन सी दवाएं दी जाती है? सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्रियाजोन, सेफोटेक्सिन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। गंभीर टाइफाइड में यह तीनों दवाएं दी जाती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी, सेफ्ट्रियाजोन भी और सेफोटेक्सिन भी। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स जो है यह क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं कि शरीर में दवाओं का वितरण, अवशोषण, चयापचय और उत्सर्जन का अध्ययन, या फिर जीवित प्राणियों पर विभिन्न दवाओं के प्रभाव का अध्ययन, या फिर नैदानिक, उपचारात्मक या रोगानिरोधी उद्देश्यों के लिए विभिन्न दवाएं तैयार का विज्ञान, या फिर विभिन्न दवाओं के निर्माण संबंधी ज्ञान का अध्ययन। तो बताइए फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? तो यह क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह है जीवित प्राणियों पर विभिन्न दवाओं के प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है। इसमें है कि शरीर में दवाओं का वितरण, अवशोषण, चयापचय और उत्सर्जन का अध्ययन, जीवित प्राणियों पर विभिन्न दवाओं के प्रभाव का अध्ययन, या फिर नैदानिक, उपचारात्मक या रोग निरोधी उद्देश्यों के लिए विभिन्न दवाएं तैयार करने का विज्ञान, या फिर विभिन्न दवाओं के निर्माण संबंधी ज्ञान का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? यह है शरीर में दवाओं का वितरण, अवशोषण, चयापचय और उत्सर्जन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आज ही एक वीडियो और अपलोड किए हैं जो कि ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट से है फ्रेंड्स, तो वह वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट से जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में उससे 4 से 5 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स जो है यह क्या है? तो ऑप्शन है शरीर में दवाओं का वितरण, अवशोषण, चयापचय या फिर उत्सर्जन का अध्ययन, जीवित प्राणियों पर विभिन्न दवाओं के प्रभाव का अध्ययन, नैदानिक, उपचारात्मक या रोग निरोधी उद्देश्यों के विभिन्न दवाएं तैयार करने का विज्ञान, या फिर विभिन्न दवाओं के निर्माण संबंधी ज्ञान का अध्ययन। तो फार्मास्यूटिक्स क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा एक नैदानिक, उपचारात्मक या रोग निरोधी उद्देश्यों के लिए विभिन्न दवाएं तैयार करने का विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फार्मेसी क्या है? फार्मेसी क्या है? तो इसमें देखिए क्या क्या है ऑप्शन वही सब है फ्रेंड्स जो आगे 3 प्रश्न में ऑप्शन है, वही सब प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी जो है यह विभिन्न दवाओं के निर्माण संबंधी ज्ञान का अध्ययन है
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि औषधि निर्भरता क्या है। औषधि निर्भरता क्या है, तो इसमें देखिए क्या क्या है ऑप्शन। औषधि निर्भरता के लिए किसी दवा का बार बार और लंबे समय तक उपयोग करने के बाद उस दवा का सेवन अधिक महत्वपूर्ण हो जाना, या फिर दवा का उपयोग बंद करने के बाद असामान्य लक्षण उत्पन्न होना, या फिर दो या दो से अधिक दवाओं का एक साथ लेने पर अलग प्रभाव उत्पन्न होना, या फिर दवा लेने के बाद असामान्य प्रतिक्रिया उत्पन्न होना। तो औषधि निर्भरता क्या होगा फ्रेंड्स, यह होगा किसी दवा को बार बार और लंबे समय तक उपयोग करने के बाद उस दवा का सेवन अधिक महत्वपूर्ण हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बताइए कि लीटर रिंगर लैक्टेट, लीटर रिंगर लैक्टेट जो है इस घोल में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, तो ऑप्शन क्या क्या है आप लोग देखिए। 1 से 2 मिली इक्विवेलेंट, 2 से 3, 4 से 5 या फिर 6 से 7। तो उत्तर हो जाएगा 2 से 3 मिली इक्विवेलेंट इसकी मात्रा होगी कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रिंगर लैक्टेट घोल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल निर्जलीकरण, केवल रक्त की कमी, तरल पदार्थ की कमी और रक्त की कमी, या फिर केवल बुखार। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स तरल पदार्थ की कमी और रक्त की कमी की स्थिति में रिंगर लैक्टेट घोल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो हमारा यहाँ पे है, और देखिए क्या है प्रश्न। रिंगर लैक्टेट घोल की खुराक जो है, डोज जो है, ये कितनी होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। 5 से 10 ml पर kg पर घंटा, 20 से 30 ml पर kg पर घंटा, 40 से 50 या फिर 60 से 70। तो उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 से 30 ml पर kg पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रिंगर लैक्टेट घोल जो है यह किस प्रकार का घोल है। केवल हाइपोटोनिक, केवल हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आइसोटोनिक है। रिंगर लैक्टेट घोल जो है यह आइसोटोनिक घोल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबर पंक्चर निडल का उपयोग किस रोग के निदान में किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल निमोनिया, केवल मलेरिया, मेनिनजाइटिस या फिर केवल हृदय रोग। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंबर पंचर नीडल का उपयोग हम लोग मेनिनजाइटिस के निदान के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विष जो है नींद लाता है और होश का ठिकाना नहीं रहता है। कौन सा विष जो है नींद लाएगा और होश का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ऑप्शन है अफीम, अम्लीय क्षारीय विष या फिर कीटनाशक दवा या फिर धतूरा। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अफीम। अफीम जो है यह नींद लाएगा और इसमें होश का ठिकाना नहीं रहेगा। ऑप्शन दूसरा प्रश्न है कि कीटनाशक दवा इंसेक्टिसाइड कैसा विष होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, नींद लाने वाला, जलन पैदा करने वाला, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला या फिर त्वचा को जलाने वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स जलन पैदा करने वाला। कीटनाशक दवा जो है यह कैसा पॉइजन होता है, जलन पैदा करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि औषधियों का विष जो है मेडिसिनल पॉइजन जो है यह कैसा प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, केवल नींद लाती है, अपना विषैला कुप्रभाव मनुष्य पर छोड़ती है, त्वचा को जलाती है या फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडिसिनल पॉइजन का प्रभाव कैसा होगा, अपना विषैला कुप्रभाव जो है मनुष्य पर छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आहार विषाक्तता फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है। फूड पॉइजनिंग जो है इसका कारण क्या होगा फ्रेंड्स, केवल शराब, संदूषित खाद्य पदार्थ, पेय और सड़े गले फल, केवल धतूरा या फिर केवल कीटनाशक दवा। तो उत्तर हो जाएगा संदूषित खाद्य पदार्थ, पेयजल और सड़े गले फल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मद्यपान विषाक्तता अल्कोहल पॉइजनिंग का कारण क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या है, केवल शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम एवं कोकीन
या फिर केवल धतूरा या फिर केवल कीटनाशक दवा। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कि अल्कोहल पॉइजनिंग का कारण है शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम एवं कोकीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसकी चंडल या डिब्बे से निर्मित वस्तुएं निकालते समय उन्हें कैसे खोला जाता है। किसी चंडल या डिब्बे से निर्मित वस्तुएं जब निकालते हैं तो उसे कैसे खोला जाता है। तो ऑप्शन है जोर से, सावधानीपूर्वक खोला जाता है या ढक्कन के अंदर के भाग के संपर्क में आने से बचना चाहिए, ढक्कन पर थूक कर या फिर रंग कर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सावधानीपूर्वक खोला जाता है या ढक्कन के अंदर के भाग में संपर्क आने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्मित किडनी ट्रे या डिब्बे को कैसे पकड़ा जाता है। उत्तर है ऊपर से, किनारे या नीचे हाथ रख कर, रंग कर या फिर फेंक कर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स किनारे या नीचे हाथ रख कर निर्मित किडनी ट्रे या डिब्बे को पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोतल या डिब्बे से ढक्कन निकाल कर सतह पर रखना आवश्यक हो तो उनको कैसे रखा जाना चाहिए। तो सीधा, उल्टा, रंग कर या फिर फेंक कर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उल्टा रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है घोल डालते समय किसको दूषित होने से बचाना चाहिए। घोल डालते समय किसको दूषित होने से बचाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर है, इसमें बताइए कि किसको दूषित होने से बचाना चाहिए। बाहरी सतह को, भीतरी सतह को, रंगीन सतह को या फिर ढक्कन को। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भीतरी सतह को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्मित करने से पहले उपकरणों को कैसे साफ करना चाहिए। ऑप्शन है रंग कर, उबाल कर, अच्छे ढंग से साफ कर लेना चाहिए और उन्हें टूटने से बचाने के लिए उबालने से पहले कपड़े में लपेट दिया जाता है या फिर फेंक कर। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अच्छे ढंग से साफ कर लेना चाहिए और उन्हें टूटने से बचाने के लिए उबालने से पहले कपड़े में लपेट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रे पर व्यवस्थित करना किसका कार्य है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रे पर व्यवस्थित करना किसका कार्य होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है सर्जन, फर्स्ट असिस्टेंट, सर्कुलेटर नर्स या फिर स्क्रब नर्स। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्क्रब नर्स का कार्य है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रे पर व्यवस्थित करना स्क्रब नर्स का कार्य होगा। अगला प्रश्न है कि ओटी में संपन्न होने वाले कार्यों के प्रकार को क्या कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, इसमें एक सेट में 100 प्रश्न रहते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि ओटी में संपन्न होने वाले कार्यों के प्रकार को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, रोगी देखभाल, सर्जिकल प्रक्रिया, ओटी गतिविधियाँ या फिर अस्पताल कार्य। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ओटी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करेंगे इससे पहले आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आप लोग का स्कोर क्या आया। आप लोग साथ साथ में अगर उत्तर दिए होंगे तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और इस बुक का अगर PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आपको हमारा संपर्क नंबर 9471823534 पर संपर्क करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF का प्राइस है फ्रेंड्स सिर्फ मात्र 100 रुपीज़। तो नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9471823534। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।